हेलो साथियों, आइए आज हम लोग देखते हैं प्रकाश के अंतर्गत जो दर्पण होता है, दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना कैसे होता है, यानी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते कैसे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है इससे बनने के नियम कितने होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे आपका आरआरसी ग्रुप डी हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपी पेट हो, या फिर अदरवाइज़ कोई भी वनडे एग्ज़ाम होता है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही क्लास 10th है, ट्वेल्थ के बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो होगा जो वो पढ़ के अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो नियम होता है ये अवतल और उत्तल दर्पण दोनों के लिए होता है, किसी एक दर्पण के लिए विशेष नहीं होता है। जो प्रतिबिंबों का बनना होता है इसका जो नियम होगा वो अवतल के लिए, अवतल दर्पण के लिए भी फॉलो करेगा और उत्तल दर्पण के लिए। तो सबसे पहले नियमों की बात करते हैं तो नियम इसके 3 होते हैं। तो सबसे पहला जो नियम होता है कि जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो, यानी किरणें 2 प्रकार की होती हैं, एक तो आपतित किरण होती है, दूसरी परावर्तित किरण। आपतित किरण का मतलब होता है जो किरण परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है उसको आपतित किरण, और जो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वापस जाती है वो परावर्तित किरण। जैसे ये देखिए, ये वाली किरण परावर्तक पृष्ठ पर आके यहाँ पे टकरा रही है तो इसको हम आपतित किरण, और ये वाली किरण टकराने के बाद वापस जा रही है तो इस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो वही कहा गया सबसे पहला नियम जो होता है जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो। देखिए ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये नियम एक होता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो या तो वो मुख्य फोकस से होके जाएगी या फिर जाती हुई प्रतीत होगी। जैसे यहाँ पे देखें तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये हमेशा कहाँ से होके जाएगी, मुख्य फोकस से होके जाएगी। उत्तल दर्पण में बात करते हैं तो इसका ये पृष्ठ जो होता है आपका कलाई किया होता है, तो ये जो आपकी परावर्तित किरण होगी ये जा तो नहीं सकती लेकिन जाती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई तो ये क्या करती है, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। वही लिखा गया है, मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। नियम नंबर 2 की बात करते हैं जब प्रकाश किरण आपतित किरण, यानी प्रकाश किरण को क्या कहा गया, आपतित किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाए। तो यहाँ पे देखिए कोई भी प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है तो ये उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, वापस लौटती हुई प्रतीत होती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है तो वह उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस बात का हमको ध्यान रखना है और बिना इन नियमों को समझे हम किसी भी दर्पण का प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं। तो अब नेक्स्ट नियम, तीसरा नियम देखते हैं कि जब आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जाए, यानी अब कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और आपको बता दें ये नियम जो होता है केवल अवतल दर्पण के लिए फॉलो होता है, उत्तल दर्पण के लिए फॉलो नहीं कर सकता है। और नियम नंबर 1 और नियम नंबर 3 दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। जैसे नियम नंबर 1 देखें तो मुख्य अक्ष के समांतर तो मुख्य फोकस, नियम नंबर 3 देखें तो मुख्य फोकस तो मुख्य अक्ष के समांतर, जस्ट उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये 3 नियम था। पहला क्या नियम है, जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो मुख्य जो परावर्तित किरण होगी वो मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। नियम नंबर 2 क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तीसरा नियम क्या होता है कि जब आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो वह जो परावर्तित किरण होगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये 3 नियम हैं जिसके द्वारा हम दर्पण के सामने किसी भी वस्तु रख के उसका प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इन 3 नियमों की सहायता से हम प्रतिबिंब को बनाते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना कैसे होता है। जैसे अब अवतल दर्पण के सामने हम कितने बिंदुओं पर वस्तु रखते हैं कि उसका प्रतिबिंब बने, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो हम एक, जैसे ये अपना अवतल दर्पण अगर खींच लेते हैं और यहाँ से ये हमारा अवतल दर्पण बन गया कि ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। यहाँ पे क्या होगा, ध्रुव होगा, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे केंद्र होगा और इससे अनंत दूरी मान लेते हैं, ये अनंत होगी। तो सबसे पहली कंडीशन होती है वस्तु को कहाँ पे रख सकते हैं, अनंत पे रख सकते हैं, एक कंडीशन हो गई। दूसरी अनंत तथा C के बीच में रख सकते हैं। तीसरी कहाँ पे रख सकते हैं, C पर रख सकते हैं, यानी वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। चौथी कंडीशन क्या है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य रख सकते हैं। पांचवी कहाँ पे हो सकती है, फोकस पे रख सकते हैं। और छठा कहाँ पे रख सकते हैं, फोकस तथा ध्रुव के बीच में। तो ये 6 स्थितियाँ होती हैं जहाँ पे अवतल दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। नंबर 1
अनंत पर, दूसरा अनंत तथा सी के बीच में, तीसरा होता है वक्रता केंद्र सी पर, चौथा होता है सी तथा एफ के बीच में, और चौथी कंडीशन आपको बताइए सी तथा एफ के बीच में, पांचवी होती है एफ पर, और छठी होती है एफ तथा पी के बीच में। वही लिखा गया जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, तीसरा होता है वक्रता केंद्र पर हो, चौथा होता है वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के मध्य हो, पांचवा होता है मुख्य फोकस पर हो, और छठा होता है मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। तो सबसे पहले एक चीज़ हमको ये ध्यान रखनी है कि हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है दो या दो से अधिक परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु से बनता है। कभी भी एक किरण के प्रतिच्छेद या एक किरण से आपका प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। तो जब भी प्रयोग करेंगे हमेशा एक से अधिक आपतित किरणें होनी चाहिए। अगर एक से अधिक आपतित किरणें हैं तो एक से अधिक परावर्तित किरणें आएंगी, और जो परावर्तित किरणें होंगी उनके प्रतिच्छेद बिंदु से जो संरचना बनेगी उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे जब वस्तु पे अनंत पे रखी जाए तो हम मान लेते हैं जितने भी किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और नियम नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, तो ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए मुख्य फोकस से, दूसरी किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये भी मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है मुख्य फोकस यानी फोकस बिंदु है, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर, इसका प्रतिबिंब एफ पर, और अगर मुख्य अक्ष पर ही बन रहा है तो सीधा, ठीक है। और जिस तरफ वस्तु यानी परावर्तक पृष्ठ की तरफ बना है तो ये क्या होगा, वास्तविक। अगर प्रतिबिंब जो होता है परावर्तक पृष्ठ की तरफ बन रहा है तो वास्तविक होता है। और क्या होता है, अब ये देख रहे हैं कि वस्तु से क्या है, छोटा होगा। वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, यानी मुख्य फोकस पर सीधा, वास्तविक और वस्तु से छोटा होगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये है प्रतिबिंब की प्रकृति। अब देखते हैं जब वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, अनंत तथा सी के बीच में रखते हैं। तो ये अनंत तथा सी के बीच में वस्तु को ये रख दिए हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, और नियम नंबर 1 के अकॉर्डिंग मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो ये मुख्य फोकस से परावर्तित हो गई। दूसरा, जहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, जहाँ पे वस्तु रखते हैं अगर उसके सामने की तरफ कोई बिंदु है तो हम अगली प्रकाश की किरण उस बिंदु से, अगर सामने कोई बिंदु नहीं है तो पीछे की तरफ के बिंदु से, जो जस्ट पीछे का बिंदु होगा वहाँ से प्रकाश की किरण को आपतित लेके जाते हैं। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस है, दूसरी किरण इसके जस्ट आगे का बिंदु सी है तो सी से लेके जाएंगे तो नियम नंबर 2 के हिसाब से ये क्या होगी, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो यही आपतित किरण, यही परावर्तित किरण। तो पहली परावर्तित किरण ये, दूसरी परावर्तित किरण ये, एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है तो इसका प्रतिबिंब जो होगा यही होगा। और ये प्रतिबिंब अगर हम देखें तो कहाँ पे बन रहा है, सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच में बन रहा है। और क्या है, ये उसी तरफ बन रहा है इसलिए वास्तविक है। क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है तो सीधा, नीचे बन रहा है तो उल्टा होगा। और क्या होगा, देख रहे हैं वस्तु से छोटा, वो देखने में ही लग रहा है कि वस्तु से छोटा होगा। तो ये कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच में हो। तीसरी कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु कहाँ पे हो, सी पे हो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सी पर जब वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। तो यहाँ से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये फोकस से होकर जाएगी, परावर्तित होगी नियम नंबर 1 के अनुसार। इसके आगे का बिंदु फोकस है तो जो दूसरी किरण होगी फोकस से होकर जाएगी। और नियम नंबर 3 के हिसाब से अगर फोकस से होकर जा रही है आपतित किरण तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। तो हम देख रहे हैं कि जो प्रकाश की ये पहली परावर्तित किरण, ये दूसरी परावर्तित किरण एक दूसरे को यहाँ पे काटे, अर्थात कहाँ पे, सी पर। तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही और उसी साइड बन रहा है तो इससे वास्तविक। और देखो नीचे की तरफ बन रहा है तो ये क्या होगा, उल्टा होगा। और वस्तु के बराबर, वस्तु के क्या होता है, बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, ये इसकी कंडीशन हो गई। अब हम चलते हैं चौथी कंडीशन देखते हैं कि जब वस्तु सी तथा एफ के मध्य, यानी वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस के मध्य हो। तो यहाँ से देखो ये सी तथा एफ के बीच में वस्तु रखेगी, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये जो परावर्तित किरण है ये मुख्य नियम नंबर 1 के हिसाब से मुख्य अक्ष के समांतर जो आएगी किरण वो एफ से होकर जाएगी, तो एफ से होकर चली गई। दूसरा, इसके आगे का बिंदु क्या है, एफ। तो ये प्रकाश की दूसरी किरण एफ से होकर जाती है और नियम नंबर 3 के हिसाब से एफ से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, और जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो एक दूसरे को कहाँ पे काटे, सी से दूर। तो इसका प्रतिबिंब सी से क्या होगा, दूर। और क्या है, वास्तविक है क्योंकि उसी साइड बन रहा है तो क्या होगा, वास्तविक। और उसके बाद नीचे की तरफ बनेगा
तो क्या होता है उल्टा, नीचे की तरफ बनता है तो क्या बनता है उल्टा, और उसके बाद क्या करते हैं वास्तविक उल्टा, और क्या होगा वस्तु से बड़ा। अब जैसे जैसे आप वस्तु को आगे लेके जाएंगे वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं पांचवी कंडीशन, जब वस्तु यफ पर हो, जब वस्तु यफ का मतलब फोकस पर हो, तो ये वस्तु हमारी फोकस पे है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होके गई। दूसरी, अब इसके आगे कोई पॉइंट नहीं, तो जस्ट पीछे वाले बिंदु सी से अगर प्रकाश की किरण को लेके जाते हैं तो ये जिस मार्ग पर आई है उसी पर वापस लौट जाएगी, क्योंकि नियम नंबर 2 कहता है। तो अब देखो ये आगे की तरफ बढ़ाएंगे फिर भी एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी और पीछे की तरफ भी नहीं करें, तो इसको मान लिया जाता है इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा अनंत पर, इसका प्रतिबिंब अनंत पर और इस साइड बनेगा, इसलिए इसको वास्तविक कहेंगे। इसका प्रतिबिंब क्या होगा वास्तविक और उल्टा, क्या बनेगा उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, क्योंकि अनंत का प्रतिबिंब बहुत बड़ा हो सकता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा अनंत पर वास्तविक और उल्टा होगा। अब लास्ट कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु को कहाँ पे रखा जाता है मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखा जाता है। तो ये देखिए मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में वस्तु है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, दूसरी किरण होगी जो सी से जाएगी, इस तरीके से उसी मार्ग में वापस लौटेगी। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये देख रहे हैं कि दर्पण के पीछे की तरफ आभासी रूप से, वास्तविक नहीं आभासी रूप से काटेगी, तो इसका प्रतिबिंब क्या करेंगे दर्पण के पीछे, इसको हम क्या कहेंगे दर्पण के पीछे। और देखिए आभासी, आभासी और क्या है सीधा बन रहा है, आभासी सीधा वस्तु से क्या है वस्तु से बड़ा बन रहा है, बड़ा बनेगा, तो ये प्रतिबिंब की कंडीशन है। तो देखिए 6 कंडीशन मैंने देखा, लेकिन सब में एक कॉमन चीज़ थी कि जो पहली प्रकाश की किरण थी वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, जितनी भी किरण थी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण जहाँ पे वस्तु रखी है उसके जस्ट आगे वाले बिंदु से लेके जाना होता है। उसके बाद आप शुरुआत के जो 3 नियम पढ़े उसी के हिसाब से हमको प्रकाश की किरणों को परावर्तित करा देना होता है। दूसरी चीज़, जैसे जैसे हम दर्पण से दूर जाते हैं, जैसे मान लीजिए दर्पण है, इससे आप जैसे जैसे दूर जाएंगे प्रतिबिंब हमारा छोटा होता जाता है, और जैसे जैसे दर्पण के पास आएंगे वैसे प्रतिबिंब क्या होता है बड़ा होगा, और इधर जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होता है छोटा होता है। तो जैसे जैसे आगे आप आएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब बड़ा होगा, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब छोटा होता है। ठीक है, तो ये 6 कंडीशन थी अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनने की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों को ट्रिक द्वारा समझेंगे और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थिति, कंडीशन और आरेख को देखेंगे। तो एक बार आपको और बता दें कि जो आपका ये वीडियो है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे RRC ग्रुप डी हो, चाहे UPP हो, चाहे UP पेट हो, सबके लिए उपयोगी होने वाला है। और क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए ये बोर्ड एग्ज़ाम की एक नोट्स बना लें, उससे पढ़ाई उसको पढ़ें, ये 101% आपके लाभकारी होगा। तो अब उम्मीद हम ये करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे चैनल का, ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहें। थैंक यू।